हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू आर कोटा एकेडमी। मैं आशीष रंजन आज आपके साथ हूँ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एस्टिमेट द अमाउंट और द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल और प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल। ओके, तो बेसिकली अगर सिंपल सी बात की जाए तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या हो सकता है, तो इट इज हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन। along विथ इट आपको क्या मिल सकता है वहां पे? यू विल फाइंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इवन फ्लोरीन ऑल्सो। ओके, तो ये एलिमेंट्स हैं जो यूजुअली आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमनली देखने मिलते हैं, जिनमें से मेन तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस तैयार होता है कार्बन और हाइड्रोजन से। ओके, सो अब जो एस्टिमेशन है इसी पे हमें आज काम करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पे। ओके, सो डिटर्मिनेशन ऑफ percentage composition of element by mass is known as quantitative analysis. That means किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास जो सैंपल गिवन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आप मास परसेंट अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, सो दिस डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, कैसे आप फाइंड करेंगे? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू डिटरमाइन द मास परसेंट ऑफ दैट एलिमेंट। अब परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द गिवन सैंपल बाय मास ऑफ दैट सैंपल इनटू 100। तो आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल गिवन है और जिस एलिमेंट का आपको मास परसेंट आइडेंटिफाई करना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे? उस एलिमेंट का मास उस सैंपल में बाई अपॉन द मास ऑफ दैट सैंपल, और परसेंट निकालना है तो इनटू क्या कर दिए यहाँ पे हम 100। दैट्स इट। तो आपको इतना याद रखना है दैट यू हैव टू डिटरमाइन द मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक सैंपल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में गिवन एलिमेंट का मास बाई टोटल मास ऑफ द सैंपल और इनटू करना है 100। तो आपको क्या मिल जाएगा वहां से? उसका मास परसेंट। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन किसके लिए? कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑब्वियसली बात है हमेशा मिलेंगे। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे उसके मास परसेंट को? तो कार्बन और हाइड्रोजन के मास परसेंट को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास लेविक्स कंबशन मेथड है। क्या होता है इस मेथड में? तो बेसिकली इस मेथड में क्या करते हैं, हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके एक नोन मास को हम कंबशन करवाते हैं, बर्न करते हैं। किसके प्रेजेंस में? कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ओके, अब कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हम कंबशन करवाते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे पास एपरेटस डायग्राम है। जैसे आप यहाँ देखो, ये हमारे पास एक प्लेटिनम बोर्ड है या कप कह सकते हो आप इसे, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक सैंपल रखा गया है जिसे हम हीट के थ्रू बर्न कर रहे हैं। ये फर्नेस है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के पैलेट्स रखे गए हैं। अब जब ये की कोई हीट होकर आ रहा है, कंबशन होगा, तो कंबशन होने का कारण क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होंगे दे विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O। फिर उसे हम इंटरकनेक्टेड दो ट्यूब्स हमारे पास हैं, यू शेप का देख सकते हैं आप ट्यूब है, जिसमें एक में क्या है हमारे पास? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या करता है? जो भी हमारे पास H2O आ रहा है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और आगे वाले हमारे पास एपरेटस में क्या है? यहाँ पे पोटास बल्ब। बेसिकली ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है। ये क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, अब यहाँ होता क्या है कि हमें पहले से ही इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का मास नोन होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मास नोन होता है। अब
क्योंकि यहाँ पे CO2 और H2O का क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो हम इसके इंक्रीज्ड मास को निकाल सकते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज्ड मास को फाइंड करना है। अब इंक्रीज्ड मास फाइंड हो जाएगा तो दैट विल बी द मास ऑफ H2O एंड मास ऑफ CO2 रेस्पेक्टिवली। ओके, अगर आप देखें इसका रिएक्शन कैसा होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे होना क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन, अगर वो है तो इट विल ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अंडर दिस बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, चलते हैं। तो देखिए आगे ऑब्जर्वेशन, आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी वाटर यहाँ प्रोड्यूस्ड होता है उसके मास को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो बाय मेजरिंग द मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। ओके, क्योंकि वहां पे मास इंक्रीज हो जाएगा उसका। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्यूशंस के मास को हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्योंकि ये दोनों ट्यूब सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये तो सेटअप ने देखा ही। फर्दर अगर देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें इंक्रीज्ड मास मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड का। अब ये जो इंक्रीज्ड मास है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का, वो बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा, वाटर के मास को, और जो इंक्रीज्ड मास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, वो इंडिकेट करेगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इजी है इतना, चले आगे। अब हमारा क्या क्या यहाँ ऑब्जर्वेशंस रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास गिवन ऑर्गेनिक सैंपल है, हम मान लेते हैं उसका मास क्या है, हमारे पास W ग्राम गिवन है। ओके, हमने जो कैलकुलेट किया यहाँ पे CO2 और H2O, ठीक है, उसका इंक्रीज मास हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ लेट X ग्राम एंड Y ग्राम रेस्पेक्टिवली। ओके, ना अब आप देखें कैसे आप कैलकुलेट करोगे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कार्बन के लिए, तो यू सी, अगर हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लें तो दैट मीन्स 1 मोल CO2 में हमारे पास कितने मोल कार्बन के होंगे, तो 1 मोल। ओके, आप देख सकते हो ना, 1 CO2 मोल में कितने कार्बन है, यहाँ पे 1 मोल कार्बन अवेलेबल है। ओके, तो हमारे पास टोटल कितना मोल है, तो हमारे पास कार्बन का कितना ग्राम था, X ग्राम अवेलेबल है, तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, X अपॉन 44 मोल हो जाएगा ये, क्योंकि कार्बन का मोलार मास कितना होता है, 44। सिमिलरली अगर H2O के लिए बात करें तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, Y/18 मोल हो जाएगा ये। ओके, तो आप देख सकते हो 1 मोल CO2 में कितने कार्बन है, 1 मोल, तो X/44 मोल CO2 में कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है X/44 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, तो हम जानते हैं 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। So therefore mass of carbon present in that sample is given mole into उसका एटॉमिक मास आप ले लो यहाँ पे, तो क्या होगा X/44 इंटू 12। तो दिस इज द मास ऑफ कार्बन जो हमें ये पता चल रहा है कि वो गिवन ऑर्गेनिक सैंपल में अवेलेबल है। अब अगर हमें निकालना है इसका मास परसेंट, तो हम सिंपल क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन इन दैट सैंपल बाय टोटल मास ऑफ द गिवन सैंपल इनटू 100। अब हमारे पास कितना है कार्बन का मास, तो इट इज X/44 इंटू 12, और ऑर्गेनिक सैंपल का मास हमने कितना एज्यूम किया था, W ग्राम इंटू 100। सो दिस विल बी द फाइनल एस्टिमेशन फॉर द मास ऑफ कार्बन। इजी है, चल सकते हैं आगे। ओके, नाउ सी, अब हम बात करते हैं सेम फॉर द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो हम क्या करें उसके लिए, तो सिमिलरली हमने क्या देखा था, हमारे पास H2O कितना आया था, Y ग्राम आ रहा था H2O इन W ग्राम सैंपल। तो आप देखो 1 मोल अगर हम H2O की बात करें तो 1 मोल H2O में कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है, सो इट इज 2 मोल। आप देख सकते हो ना, 1 मोल H2O में हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, तो हमारे पास कितना मोल H2O था, Y/18, क्योंकि Y ग्राम H2O अवेलेबल था वहां पे, तो Y/18 मोल H2O में कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, तो इंटू कर देंगे हम 2 से, मोल इंटू, ठीक है, उसके मास से। तो टोटल मास कितना हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन के लिए, तो टोटल मास हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक एटम का मास 1 ग्राम, सो क्या हो जाएगा, टोटल मोल इंटू ग्राम। तो यू विल गेट द टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल इन दैट सैंपल। अब आप क्या करोगे, मास परसेंट निकालना हाइड्रोजन का, तो सेम फॉर्मूला, मास ऑफ हाइड्रोजन इन द गिवन सैंपल बाय मास ऑफ गिवन सैंपल इनटू
100 करेंगे तो हमारे पास कितना था मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन सैंपल में 2y/18 इंटू 1, और ये W किसके लिए, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल के लिए, और इंटू कर दिया हमने 100. सो दिस मेथड विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ मास हाइड्रोजन. अब यहां से आपको क्या मालूम हो गया कि गिवन ऑर्गेनिक सैंपल में कितना परसेंट हाइड्रोजन अवेलेबल है. सो बाई these two methods we can calculate or estimate percentage composition of carbon and hydrogen in the given sample. Okay, fine. अब हम चलते हैं नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन पे. अब हमें हेलोजन पे काम करना है. अब हेलोजन में क्या क्या आएंगे आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं. तो बेसिकली अब देखो यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं कैरियस मेथड. अब ये कैरियस मेथड क्या है, तो देखो प्रिंसिपल आपको समझना है. कैरियस मेथड में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है उसे हम हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में. तो हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, एज वेल एज वहां पे क्या अवेलेबल रहेगा, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब नोन एज कैरियस ट्यूब. अब होता क्या है इस रिएक्शन में, आप देखें तो जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर हेलोजन होगा, ठीक है, और आप उसको किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो आफ्टर दिस रिएक्शन इस हीटिंग के कारण दैट हेलोजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिल्वर हैलाइड. सिल्वर हैलाइड, ठीक है, हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सिल्वर हैलाइड में. अब ये जो सिल्वर हैलाइड है इसी का मास हमारे काम का रहेगा यहाँ पे. ओके, आप देख सकते हैं एक सेटअप जो यूज करते हैं, ये एक हार्ड ग्लास ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3, ओके, विच विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हैलाइड. फाइन, चलिए, तो अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा आपका, तो जो भी हेलोजन हमारे पास होगा वहां पे, चाहे वो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड्स जैसे AgX में. ओके, अब ये जो हमारे पास AgX बनता है इसे हम फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे एंड वेक करेंगे. अब लेट सपोज इसका जो भी वेट आएगा यही हमारे लिए क्या है, हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट था, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए. तो हमने एज्यूम कर लिया लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल इज W ग्राम सेम, और जो AgX फॉर्म हुआ है एज अ प्रेसिपिटेट हेयर आफ्टर फिल्टर वॉश और ड्राई करने का जो हमने वेक किया है, हम ये सपोज करते हैं कि उसका मास क्या है, X ग्राम अवेलेबल है हमारे पास. ओके, ना कैलकुलेशन करें अगर हम, तो अगर आप देखो तो 1 मोल AgCl में कितने क्लोरीन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम 1 मोल AgCl की बात करें तो 1 मोल AgCl कंटेन्स ओनली 1 क्लोरीन एटम. तो कह सकते हैं ना कि 1 मोल AgCl कंटेन 1 मोल क्लोरीन. ओके, सो अगर हम यहाँ बात करें टोटल मोल कितने हमारे पास, तो हमारे पास X ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 143.5. सो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम कि X अपॉन 143.5 मोल ऑफ AgCl कंटेन्स हाउ मेनी मोल, तो इंटू आप 1 कर दो, यू विल गेट द टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन अवेलेबल इन द गिवन ऑर्गेनिक सैंपल. अब आप यहां से मास निकाल सकते हो क्लोरीन का. क्लोरीन के 1 मोल का मास कितना होता है 35.5 ग्राम, तो इंटू कर देंगे गिवन मोल से, तो यू विल गेट द मास ऑफ क्लोरीन इन दैट ऑर्गेनिक सैंपल. अब ये किसका मास है, ये है मास क्लोरीन का उस ऑर्गेनिक सैंपल में. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट ऑफ क्लोरीन, तो सिंपल सी बात है, फिर से वही रूल क्या लगाएंगे फॉर्मूला, मास ऑफ क्लोरीन इन गिवन सैंपल बाय मास ऑफ गिवन सैंपल इनटू 100. कितना आया था हमारे पास मास क्लोरीन का गिवन सैंपल में, X बाई 143.5 इंटू 35.5, और ये W हो गया मास ऑफ गिवन सैंपल इंटू 100. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एस्टिमेशन ऑफ मास परसेंट ऑफ क्लोरीन. इज इट इन द सेम वे, अगर आप क्लोरीन की जगह उस कंपाउंड में अगर ब्रोमीन होता या आयोडीन होता तो दे विल फॉर्म AgBr और Agi. तो बाकी चीजें सेम रहेंगे, बस हम क्या करें यहाँ पे जो हमारे पास मास का टर्म है वो चेंज हो जाएगा. अब ब्रोमीन के लिए क्या आ जाएगा 80
और 188, ठीक है। और आयोडीन के लिए कितना आ जाएगा 127 और 235। ये हो गया AgBr का मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया ब्रोमीन का एटॉमिक वेट, ये हो गया आपके पास AgI का मॉलिक्यूलर वेट, और ये 127 हो गया आयोडीन का एटॉमिक वेट। ओके ना, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है सल्फर के एस्टिमेशन को लेकर। हाउ कैन बी एस्टिमेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। तो सल्फर के लिए भी हमारे पास सेम मेथड होता है, कैरियस मेथड, सेम सेटअप होते हैं, यहाँ पे भी प्रिंसिपल भी सेम है। देखो क्या करोगे आप, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसमें सल्फर हुआ, ठीक है, तो सल्फर होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा फर्दर। तो क्या करते हैं हम, उस नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं कैरियस ट्यूब में विथ सोडियम पेरोक्साइड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। अब जो सल्फर प्रेजेंट था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा होकर, ऑक्सीडाइज होकर इट विल गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड। ओके नाउ, अभी जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इसे हम प्रिसिपिटेट करते हैं एज ए बैरियम सल्फेट, एज अ बैरियम सल्फेट BaSO4 बाय एडिंग एक्सेस ऑफ बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। तो यहाँ पे एज अ प्रिसिपिट हमें क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट। तो हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या क्या रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, उससे हम किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, और BaSO4 के कारण क्या हो जाएगा, ठीक है, वो एज अ प्रिसिपिटेट कन्वर्ट हो रहा है। ओके ये BaCl2 के साथ हीट करने पे। ओके सो हमारा ऑब्जर्वेशन देख लो आप क्या क्या रहेगा। तो हमारे पास जो भी मास होगा ऑर्गेनिक सैंपल का वो क्या रहेगा, W ग्राम। जो BaSO4 है उसका जो प्रिसिपिटेट बन रहा है उसका मास हम एज्यूम करते हैं X ग्राम ना। कैलकुलेशन क्या करेंगे, अब देखो अगर हम BaSO4 की बात करें तो 1 मोल बैरियम सल्फेट कंटेन 1 मोल ऑफ सल्फर, इजंट इट, है ना। तो हमारे पास कितना आया था मास, तो X ग्राम था हमारे पास BaSO4 का प्रेसिपिटेट, और हम क्या करते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कितना मोल हो जाएगा, X अपॉन 233 मोल ऑफ BaSO4 दैट विल कंटेन सल्फर X अपॉन 233 मोल। तो ये हमें मिल गया सल्फर का मोल। अब अगर हमें मास चाहिए सल्फर का तो क्या करें, उसके एटॉमिक मास से हम उसे मल्टीप्लाई कर दें। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो मास ऑफ सल्फर कितना मिल गया हमें, X अपॉन 233 इंटू 32 ग्राम। फिर नाउ आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है सल्फर का। तो मास ऑफ सल्फर विल बी गिवन बाय मास ऑफ सल्फर इन द गिवन सैंपल बाय मास ऑफ गिवन सैंपल इनटू 100। सल्फर का मास कितना है हमारे पास, इट इज X अपॉन 233 इंटू 32 अपॉन W इंटू 100। ओके सो परसेंटेज मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर इन द गिवन ऑर्गेनिक सैंपल। फाइन। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है किसके बारे में, फॉस्फोरस के बारे में, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कैरियस मेथड। तो इस मेथड में बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसमें फॉस्फोरस अवेलेबल है, सो ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम मॉलिब्डेट, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आपके पास किसमें, अमोनियम, ठीक है, फॉस्फेट मॉलिब्डेट में। ओके तो आप देख सकते हो इसका प्रिंसिपल क्या है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड विच in which phosphorus present in the compound is oxidized to phosphoric acid। अब अगर क्योंकि हम उसे प्रिसिपिटेट करते हैं एज ए अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ठीक है, बाय एडिंग अमोनिया एंड अमोनिया मॉलिब्डेट। तो फॉस्फोरस को एस्टिमेट करने के दो तरीके हैं, एक बार हम यूज कर सकते हैं एज अ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के प्रिसिपिटेट के फॉर्म में, दूसरा एक और तरीका होता है, आगे हम देखेंगे, ठीक है, क्या है देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा कि हमारे पास कंपाउंड है, हमने उसको ट्रीट किया किसके साथ, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ में, हमने हीट किया, हीट करने के साथ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में देन इट इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड।
अब फॉस्फोरिक एसिड को हम ट्रीट करते किसके साथ? अमोनिया और अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ, जो कि कन्वर्ट कर देगा उसे एज अ प्रिसिपिटेट के फॉर्म में अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रिसिपिटेट को, जो हमारे पास अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट है, इस प्रिसिपिटेट को हम फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और वेक करेंगे। ठीक है, चलिए एक और तरीका है इसके लिए, देखते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, यहां पे इसे प्रिसिपिटेट करवाया जाएगा एज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसे हम नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे और वो कन्वर्ट होकर क्या देगा एज ए प्रिसिपिटेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को, समझिए यहाँ पे, जैसे आपके पास जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस अवेलेबल है तो विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा हमें, फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड को हम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे और ये देगा हमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट प्रिसिपिटेट, जो फर्दर इग्नाइट करने पे कन्वर्ट हो जाएगा MgP2O7 में। ओके, ना अब हम यहाँ हमारे पास दो केस है, हम दोनों पे काम करेंगे। तो पहला तो आप देख लो, जैसे हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा कि गिवन ऑर्गेनिक सैंपल क्या है, W ग्राम, मास फॉर्म्ड ऑफ अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट जो प्रिसिपिटेट बना था उसके लिए कितना है, X ग्राम। ठीक है, तो हम केस 1 पे काम करते हैं पहले। जैसे हमारे पास पहला केस हम लेते हैं किसके लिए, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट एज अ प्रिसिपिटेट। तो अगर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट हमारा प्रिसिपिटेट है तो आप देख सकते हो कि 1 मोल मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में, ठीक है, 2 मोल हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस। ओके, 2 मोल क्या हमारे पास, फॉस्फोरस यहाँ अवेलेबल है। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने, इसके कितने ग्राम थे हमारे पास, हम मान सकते हैं X ग्राम अवेलेबल था, तो X ग्राम अपॉन 2 ग्राम पर मोल, तो X/2 मोल ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में कितने मोल हो जाएंगे, X/2 इंटू 2 मोल। तो मास ऑफ फॉस्फोरस कैसे निकालेंगे, गिवन मोल इंटू एटॉमिक मास, तो इंटू 31 कर दिया हमने, तो यहां मिल गया हमें मास ऑफ फॉस्फोरस। अब अगर चाहिए परसेंटेज तो क्या करें इसके लिए, तो परसेंट मास ऑफ फॉस्फोरस निकालना हो तो क्या करेंगे आप, मास ऑफ फॉस्फोरस इन द गिवन सैंपल बाय मास ऑफ गिवन ऑर्गेनिक सैंपल इंटू 100। तो क्या था हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस का मास, 2x/222 इंटू 31, और ये W क्या हो गया, उस ऑर्गेनिक सैंपल का मास, इंटू क्या हमने यहाँ पे 100। फाइन, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है इस कैलकुलेशन के लिए। ओके, अगर हम चलते हैं दूसरे मेथड पे जहां पे हमने अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट एज अ प्रिसिपिटेट ऑब्टेन किया था, तो क्या करें हम, तो आप देख सकते हो इस केस में 1 मोल अगर हम लेते हैं अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, तो इसके 1 मोल में हमारे पास कितने फॉस्फोरस अवेलेबल है, 1 मोल अवेलेबल है। तो अगर आप देखो तो टोटल इसका कितना ग्राम एज्यूम कर रहे थे हम लोग, X ग्राम, तो X/1877 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ओके, तो इसमें कितने मोल हो जाएंगे, X/1877 मोल। तो मास ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा, तो गिवन मोल इनटू एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस विच इज 31। नाउ परसेंटेज मास ऑफ फॉस्फोरस कैसे निकालेंगे, अगेन सेम, मास ऑफ फॉस्फोरस इन गिवन सैंपल बाय मास ऑफ गिवन सैंपल इंटू 100। तो सामने आपके पास X/1877 इंटू 31/W इंटू 100। तो परसेंटेज मास ऑफ फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, 31 इंटू X/1877 इंटू W। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम काम करते हैं नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए 2 मेथड्स यूज करेंगे हम, एक होता है ड्यूमस मेथड, दूसरा होता है जल्दल मेथड। ओके, तो यहां पे जो 2 मेथड है उसमें हम पहला डिस्कस करते हैं कौन सा, ड्यूमास मेथड। ओके, अब ये ड्यूमास मेथड जो है इट इज एप्लीकेबल और यूज्ड फॉर ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिनमें नाइट्रोजन अवेलेबल हो, चाहे वो कार्बन से लिंक्ड हो, हाइड्रोजन से लिंक्ड हो, या चेन में हो, चेन के बाहर हो, हर जगह ये यूज होगा। ओके, प्रिंसिपल क्या है इसका,
तो जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको हम हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, जो हमें देगा फ्री नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, अब इसके लिए जरा सा सेटअप देख लो। यहाँ पे क्या हुआ, आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है, इसको CO2 के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, तो CuO गैस है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साथ में CuO के साथ हीट कर रहे हैं, तो इसमें जो भी कार्बन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन विल ऑक्सीडाइज टू H2O, ठीक है। और जो बचे कुछ जो मोनोक्साइड वगैरह होंगे या जो भी बचे कुछ आपके पास कार्बन के कंटेंट होते हैं, दे ऑल आर रिड्यूस्ड, ठीक है, यूजिंग कॉपर गैस, ठीक। अब होता क्या है, इसे हम पास करते हैं यहाँ एक, ठीक है, नाइट्रोमीटर से। होता क्या है, इसमें यहाँ पे ना KOH वगैरह है, ठीक। ये क्या करेगा, ये जो सॉल्यूशन होता है ये आने वाले CO2 वगैरह को ना ट्रैप कर लेगा और सारे गैसेस को यहाँ ये ट्रैप हो जाएगा, और सिर्फ जो नाइट्रोजन होते हैं ना वो सिर्फ यहाँ जाकर ऊपर इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब इनके कलेक्शन को हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल बी द एसेस्ड वैल्यू। मेन आपका जो आउटपुट था वो ये आइडेंटिफाई करना था कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितना नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। चले आगे, अगर आप देखना चाहें इसके रिएक्शंस को तो कुछ इस टाइप के आपको रिएक्शंस यहां देखने मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है नाइट्रोजन बेस्ड, ठीक है। अब CuO के प्रेजेंस में इसको हीट किया गया, जो कार्बन होगा इट विल ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन विल ऑक्सीडाइज टू H2O, और यहाँ पे आपको फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन कलेक्ट होकर मिल रहा है। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो द मिक्सचर ऑफ गैसेस सो प्रोड्यूस्ड इज कलेक्टेड ओवर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया आपको, विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो N2 वाला जो वहां पे इकट्ठा हो रहा था गैस, उसमें क्या है, कुछ एक्वस टेंशन मतलब कुछ मॉइस्चर्स भी अवेलेबल होंगे। सो नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ द कंटेनर। तो हमारा क्या क्या रहेगा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, कि जो भी ऑर्गेनिक सैंपल है हमने उसको कितना एज्यूम किया, W ग्राम। वॉल्यूम ऑफ N2 गैस फॉर्म्ड इज VmL एट STP। अगर STP नहीं दिया होगा तो आप PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है, वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वहां पे। ओके, तो देख सकते हैं कैलकुलेशन पे। तो अगर हमें मास निकालना हो हाइड्रोजन का, तो आप जानते हो ना कि एट STP, ठीक है, वॉल्यूम कितनी होती है किसी भी गैस के लिए, इट इज 22400 ml, और आप कह सकते हो 22.4 लीटर। ओके, तो यहां से मास मिल जाएगा आपको, तो VmL बाई 22400, ये आपको मोल दे रहा है, इनटू हमने क्या कर दिया यहां पे उसके मोलार मास से मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिल गया हमें, मास ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन दैट सैंपल। अब हमें क्या चाहिए, परसेंटेज मास ऑफ चाहिए नाइट्रोजन का, तो हम सिंपल क्या करें, मास ऑफ नाइट्रोजन इन दैट सैंपल बाय मास ऑफ गिवन सैंपल इनटू 100। तो हमारे पास कितना है नाइट्रोजन का मास, तो V अपॉन 22400 इंटू 28 अपॉन W क्या हो गया, ये मास हो गया किसका, ऑर्गेनिक सैंपल का। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन in the given organic sample. Okay, चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे नाइट्रोजन के लिए, जिल्दल मेथड्स। अब ये मेथड थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्या डिफरेंट है इसमें डिमास से, तो बेसिकली इट इज सुइटेबल for estimating nitrogen in those compound in which nitrogen is linked to carbon and hydrogen. So इसी कारण ये किस में काम नहीं आएगा, नाइट्रो एजो एजॉक्सी कंपाउंड्स में ये यूज नहीं होते हैं। ओके, सो अगर आप देखें इवन ऐसे कंपाउंड जहां पे नाइट्रोजन, ठीक है, अगर रिंग में है तो भी ये काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज यहां ये चेंज नहीं होता है नाइट्रोजन किसमें, अमोनियम सल्फेट में। अब होता क्या है यहां पे आप देख लो, आप इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहले क्या होता है, डाइजेशन, आप कह सकते हो हीटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, एक जल्दल फ्लास्क है ऐसा,
इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को। हीट करने के बाद यहाँ पे एक लिक्विड बनेगा। ठीक है, अगर आप देखें रिएक्शन वाइज तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो होता क्या है, आपके पास सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में हीट करते हैं और ये कन्वर्ट होता है अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, अब ये जो अमोनियम सल्फेट बनता है इसे हम कलेक्ट करते हैं और इसको नेक्स्ट स्टेप में भेजते हैं, जहां पे इसे हम ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जहां पे ये कन्वर्ट होता है सोडियम सल्फेट में और अमोनिया में। ठीक है, इस अमोनिया को हम फिर से ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो देता है अमोनियम सल्फेट। ओके, तो आप ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है यहाँ पे जल्दल मेथड्स में। आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होगा। तो अमोनिया जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं इसे हम टाइट्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि कितना अमाउंट वहाँ पे अवेलेबल है। तो टाइट्रेशन का अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको पता ही है टाइट्रेशन में क्या होना है, एट द एंड पॉइंट जो यूज्ड या नोन हमारे पास सॉल्यूशन होती है जिसकी स्ट्रेंथ हमें नोन होती है, ठीक है, वो टाइट्रेट करने के काम आता है अननोन सॉल्यूशंस को। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो हमारे पास हमने एज्यूम कर लिया कि जो भी ऑर्गेनिक सैंपल है वो W ग्राम अवेलेबल है। जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड एसिड जिसको हम यूज़ करने वाले हैं टाइट्रेशन के लिए, ठीक है, वो क्या है हमारे पास VmL। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मलिटी जो होगी उस एसिड की वो कितनी है, नॉन सॉल्यूशन की N। अब अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन इक्विवेलेंस ऑफ फॉर्म्ड अमोनिया इज इक्विवेलेंट ऑफ स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितने होंगे, तो मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 1 इज इक्वल टू NvMl इंटू 10⁻³ ये NV कहाँ से आ गया, ये आपको दे रहा है इक्विवेलेंट ऑफ एसिड सॉल्यूशन, ml है यहाँ पे इसीलिए हम 10⁻³ लगा रहे हैं। ओके, 10 मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी सेम मिल जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास। तो अब देखो आप 1 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। सो NvMl मोल्स ऑफ अमोनिया कंटेन NvMl मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सो मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू कर देंगे 14 से, मोल इंटू एटॉमिक मास। अब आपको मास मिल चुका है नाइट्रोजन का, आप सिंपल क्या करो, मास परसेंट के लिए मास ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक सैंपल बाय मास ऑफ गिवन सैंपल इंटू 100। कितना हमारे पास अवेलेबल था मास, NvMl इंटू 10⁻³ ओके, और इंटू 14, और ये W है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के गिवन सैंपल का मास, इंटू 100 किया हमने। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर परसेंटेज ऑफ मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय जल्दल मेथड्स। ओके, द लास्ट वन इज द एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए कोई डायरेक्ट मेथड अवेलेबल नहीं होता, इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, स्पीसीज होंगे, उन सभी के हम मास परसेंट को कैलकुलेट करेंगे और 100 से माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग डिफरेंसेस आते हैं दैट विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, तो ये था क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे हमारा वर्कआउट। अब इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।